चल बैठ चल। मैं नहीं चलूँगा। तेरे को समझ में नहीं आता क्या? चल बैठ। तेरी छोटी बहन 9वीं में पढ़ती है ना, उसको उठा के लेके जाऊँ क्या? हाँ, चोटी पकड़ के घसीट के लेके आऊँगा, समझा? चल बैठ, चल बैठ, चल बैठ। अरे दिलीप, तेरा लड़का कहाँ है रे? और कहाँ होगा? स्कूल में है। लेकिन मैंने तो अभी उसको फटफटी पे देखा कुछ लोगों के साथ। अरे किसी और को देखा होगा। तेरा ही लड़का था गौरव, स्कूल के कपड़े पहने था, बड़े लोगों के साथ था। 2 फटफटी थी, एक पे 2 लोगों के बीच में गौरव बैठा था और दूसरी पे 2 लोग थे। ऐसा लग रहा था ऐसे उसे कहीं लेकर जा रहे हैं। चलो। पहले हाथ मुंह धो के भाकरी तो खा ले। दादा को आने दो, उसके साथ ही खाऊंगी। आरती, मेघना, तेरे बाबा इस वक्त? जी गौरव कहाँ है? गौरव अभी तो 12:30 हुए, वो तो 1 बजे आता है ना। दादा का एक्स्ट्रा क्लास है ना बाबा, तो दादा स्कूल में ही होगा। बाल्या ने उसको बड़े लोगों के साथ देखा है। वो उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं जा रहा था, वो भी आधा घंटा पहले। कुछ बोला था क्या तुम दोनों से? कहीं जाने वाला है? मुझे तो कुछ भी बोल के नहीं गया। बिना बताए गौरव कहीं नहीं जाता है। मुझे भी कुछ नहीं बताया दादा ने। दिलीप, स्कूल के बाद तेरा लड़का शंभू गैरेज में काम करता है ना? हाँ चल, उसको पूछते पहले। शंभू, गौरव आया था क्या यहाँ? वो तो 1:30 बजे आता है, अभी तो स्कूल में होगा। किसी ने उसको बड़े लोगों के साथ जाते देखा है। उसको जबरदस्ती किधर लेके गए? तूने देखा क्या गौरव को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। स्कूल जाके देखो। भाऊ, मेरे बेटे गौरव को देखा है आपने? वो गया है यहाँ से। इधर 300-400 बच्चे पढ़ते हैं भाऊ, मैं सबको नाम से नहीं पहचानता। जरा आप पता करके बताओ ना। गौरव 11वीं में पढ़ता है, अभी गया है यहाँ से या सुबह उसको कोई लेके गया है यहाँ से? देखो, स्कूल छूट चुका, अभी कुछ एक्स्ट्रा क्लास चल रही है और आज तो मैंने किसी को लेके जाते नहीं देखा। आप जरा अंदर जाके पता करो ना कि वो है या नहीं। मैं गेट छोड़ के नहीं जा सकता, तुमको पता करना है तो जाओ, लेकिन पहले प्रिंसिपल साहब से परमिशन लो। कौन हो तुम लोग? मेरा लड़का गौरव यहाँ पढ़ता है। गौरव कितवीं में? साहब 11वीं में। वो पिछले साल 10वीं की बड़ी परीक्षा में वो ये स्कूल में उसका पहला नंबर था और पूरे जिला में 5वां। हाँ ठीक है, लेकिन बात क्या है? मुझे किसी से पता चला है कि आज कुछ लोग उसे मोटरसाइकिल पे बैठा कर कहीं ले गए। देखो, स्कूल छूट चुका है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी छूटने वाले हैं। तुम बाहर जाकर देखो, कहीं गया होगा यहीं। वो बाल्या बोला कि कुछ बड़े लोग ऐसा। स्कूल टाइमिंग में और स्कूल कंपाउंड के अंदर कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और कुछ? कचरू, बच्चों से पूछो क्या? दिलीप, ये बड़े घर की लग रही हैं, लेकिन जा तू पूछ। हाँ जा जा, जा पूछ। मैं गौरव का बाप।
आप लोग उसको पहचानते क्या? हाँ काका, क्या चाहिए आपको? गौरव आज स्कूल छोड़ के किसी के साथ मोटरसाइकिल पे गया था क्या? वो आप गौरव से पूछिए ना, हमें कैसे पता? एक तो हम 10वीं की स्टूडेंट्स हैं और वो 11वीं का, और दूसरी बात हम अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करते हैं। चल प्राची। क्या हुआ? कुछ पता चला? 1:30 बज गए हैं। स्कूल में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। किसी ने गौरव को कहीं जाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी को उसे ले जाते हुए देखा। अरे बाल्या, ये बड़े लोग मतलब कौन रहे? दिलीप, मेरी नजर सिर्फ तेरे लड़के पर थी। कौन थे वो बड़े लोग? कहाँ ले गए मेरे बेटे को बाल्या? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। अरे बड़े लोग होते हैं, इतना मुश्किल है क्या समझना? एक 128, 129, 130, 131, 32, 33 और तेज 34, 35, 36, दरअसल 17 वर्षीय गौरव ने काफी कुछ सही किया था। उसने अपने गरीब और अनपढ़ माँ बाप की मेहनत को 4 चांद लगाए थे, उनकी उम्मीदों को पंख दिए थे। लेकिन क्या गांव का बाहुबली रंगनाथ सिर्फ गौरव की इस तरक्की से जल गया था जो उसके पारंपरिक अहंकार को ललकार रही थी, या कोई और कांटा था जो रंगनाथ की आंखों में चुभ रहा था? पूरे के पूरे गांव को सांप सूंघ गया जैसे। एक आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं। उस सांप का नाम है रंगनाथ। क्या? हाँ, मेरी बहन माया की बेटी सेवंती 8वीं क्लास में पढ़ती है। बता रही थी तेरा बेटा गौरव और रंगनाथ की बेटी वर्ल्ड फेमस हो गए पूरे स्कूल में। क्या रे मेघना, क्या बोल रहा है ये? मुझे कुछ नहीं पता बाबा, लोग तो कुछ भी फालतू बोलते हैं। आई तो बता ना बाबा को। अरे कोई मुझे कुछ बताएगा? मुझे लगा था कि उसने बात कर ली होगी, अब कुछ ठीक हो गया होगा। आज स्कूल से आने में देर क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं आई, मेरी अंग्रेजी अच्छी है ना, तो मेरी टीचर ने कहा कि मैं 10वीं वालों की थोड़ी मदद कर दूं। अरे वाह, यानी तेरी टीचर ने तुझे पढ़ाने के लिए बोला? पढ़ाना मतलब वो टीचर की तरह खड़े होकर पढ़ाना नहीं। हमारे स्कूल में जो पीछे वाला कमरा है ना, वहाँ पर दो चार स्टूडेंट आकर अपने सवाल पूछते हैं, मैं उनकी मदद कर देता हूँ। उनमें से ना एक प्राची है। प्राची? हाँ, प्राची। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free and the world has not been broken into fragments by the narrow domestic walls. हाँ तो प्राची जी बोलिए, इन पंक्तियों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हमसे क्या कहना चाहते हैं? जो भी हमारे दिल में या फिर मन में हो उसे बोल देना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। पक्का? संध्या, नीलोफर, रवि, ऐसा कहते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसे ना सब मालूम होता है, फिर भी आती है मेरे खास ट्यूशन में। खास ट्यूशन कि खास तू? प्राची, तुझे भी खास लगती है ना? आई 3 महीने से हमारी दोस्ती ना बहुत फास्ट जा रही है। डरती नहीं है वो किसी से, बिंदास है। हमने शादी करने का सोचा है। कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं जा रही है तुम लोगों की दोस्ती? एक दिन पायलट बनने वाला हूँ, वो भी फाइटर पायलट। जो भी करना है ना वो एकदम फास्ट करना है।
आई, तुम्हें ना प्राची बहुत पसंद आएगी, बाबा को भी। उसका बाबा कहाँ मजदूरी करता है? अरे आई, उसके बाबा ना मजदूर नहीं है, उसके बाबा रंगनाथ है। पागल तो नहीं हो गया ना? चलो अब आप ना शुरू हो जाओ कि वो बड़े लोग हैं, बड़ी जात के हैं, हम छोटे हैं, गरीब हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कोई जानबूझ के आग में कूदता है क्या? ये ना 2014 है, बड़े छोटे का फर्क ना अब खत्म हो। अरे आरती, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जरूरत पड़ती तो मैं 2 थप्पड़ मार के समझाता उसको। मैंने समझाया था उसे, कसम खा के कह रही हूँ, मैंने समझाया था उसे। देख गौरव, वो लोग ना अपनी बिरादरी में भी खास हैसियत वालों को ही बेटी देते, हम लोगों को तो वो इंसान भी नहीं समझते। नहीं चाहिए उनकी समझ, और हम ना किसी से कम नहीं हैं। और आई, मेरे अंदर की काबिलियत कहती है कि ना मैं किसी से कम नहीं हूँ। और तू मुझे प्राची से अलग होने के लिए बोले मत, ये कभी नहीं होगा। एक बात याद रख, तू ना बड़े होने के सपने देख रहा है, हमने भी देखे, और वो सपने जरूर सच होंगे, पर अभी वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। तू बोलना क्या चाहती है? यही कि बेटा देख, तू प्राची को पसंद करता है, प्राची भी तुझे पसंद करती है। तुम्हारी ये जो पसंद है ना, अभी किसी को मत बताना, जब तक तू हवा में उड़ने ना लगे, बड़ा ना बन जाए। देख, मैं अलग होने को नहीं बोल रही हूँ मैं अलग होने को, बस कुछ साल तक दूर रह। यानी डर के मिले, छुप छुप के, चोरों की तरह? मिलना ही नहीं है, बस इंतजार करना है सही वक्त के आने का, और कुछ बन के दिखाने का। उस दिन तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर कुछ दिनों बाद आया और उसने खुद ही मुझे बताया। ये ले बेटा। भाई बैठना। कितना थक जाता होगा ना तू, सुबह स्कूल, फिर शंभू भाई की दुकान पे काम करने जाना, और फिर देर रात तक पढ़ाई। बाबा और आपका बेटा, मेहनत ना मेरी खून में है। अरे हाँ, ये ना शंभू काका ने दी, मेरी पहली तनख्वाह। पर इसे ना मैं अभी खर्च नहीं करूंगी, तेरी शादी होगी ना तब तेरी बहू के हाथ में रखूंगी। वो होगी 15 अगस्त 2020 में, आज़ादी के दिन भी तय कर लिया? अभी 2014 में मैं 11वीं में हूँ, फिर 2015 में 12वीं में, फिर 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग, यानी 16, 17, 18, फिर 2 साल एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग, फिर कमीशन, और फिर 2020 में ना शादी। तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जरूर होंगी। मैंने ना आज प्राची से बात की थी, तेरी वाली बात। मैं जात पात नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता प्राची, लेकिन मेरे ना मानने से तुम्हारे घर वाले हमारी जोड़ी को तो नहीं मानेंगे ना? ना माने तो ना माने, और देखना एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। लेकिन प्राची, हमारी स्टोरी के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चला ना, तो मेरी दोनों टांगे काट देंगे वो लोग। मुझे तो ना उड़ना है हवा में। गौरव, तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के कहो। तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की हिम्मत है? हाँ है। हाँ तो फिर मेरे एयरफोर्स पायलट बनने तक ना हम अपना प्यार अपने अंदर ही रखें। सिर्फ ना इस गुड फ्रेंड से मिलेंगे हम, और किसी को ना शक करने का मौका ही नहीं देंगे, और छुप के तो ना कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है? मंजूर है। 6 साल क्या है, कुछ भी तो नहीं है। कर पाओगे तुम दोनों? करना ही पड़ेगा ही। और वैसे तूने बचपन से हमेशा सिखाया है ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे बेटे ने वादा नहीं तोड़ा होगा, शायद वो लड़की ही कमजोर पड़ गई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। चल वापस चलते हैं, शंभू के पास चलते हैं, शंभू रंगनाथ के साले को जानता है। आई, क्या करेंगे वो दादा को? पता नहीं। तो 6 साल बाद तो फौजी अफसर बनकर हमारे घर पर आके हमारी बिटिया का हाथ मांगने वाला था। लगा था मेरे को, लगा था उसका किसी लड़की के साथ में चक्कर है। उठा ले उठा ले। नहीं काका, मैं बाद में बात कर लेता हूँ। अरे उठा ले। हेलो, अभी ना मैं गैराज में हूँ,
बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। लड़की गर्लफ्रेंड, और अगर मेरे को मालूम होता ना कि वो रंगनाथ की लड़की को घुमा रहा है तो मैं उसको समझाता नहीं, आई शपथ सीधा उसको नौकरी से निकाल देता। घुमाओ नहीं रहा था, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़ा बातचीत है, दोस्ती है बस। दोस्ती बात बड़े लोगों के साथ? अरे हमारे बाप की पीढ़ी तक अगर हमारा साया भी उनके पास से गुजरता था तो लोग नहा लेते थे। अभी बच्चे लोग की पीढ़ी को कौन समझाएगा? ये शंभू, वो रंगनाथ का साला दिनकर, इसको जानता है ना तू? नहीं 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 नहीं, देख मेरे को ये सब पछड़े में नहीं पड़ने का है। अरे रंगनाथ से पंगा लिया तो इस गांव में ही नहीं दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। तू फोन लगा ना उसको, मैं बात करता है। वो जो बोलेगा ना मैं करेगा। वो बोलेगा गांव छोड़ के जाओ, मैं गांव छोड़ देगा। मेरे बच्चे को बचा लो, मैं हाथ जोड़ता, फोन लगा ना उसको। क्या रे शंभू? नमस्कार भाऊ। क्या काम है? भाऊ मेरे इधर एक लड़का काम करता है, गौरव। कोई बोला वो आपके पास है। आज बहुत प्यार आ रहा है तेरे को उसके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, प्यार व्यार नहीं है। वो क्या है, मेरे इधर काम करता है ना तो टाइम पे आना चाहिए ना रोज। हर दूसरे दिन वो डांडी मारता है, इसलिए सोचा आज उसको एक सबक सिखाई दूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रे। तेरे इस गौरव के बच्चे को ऐसी सबक सिखा दी है या आइंदा इसे कोई सबक की जरूरत ही नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वालिया। हाँ साहब। मिलिंद, लाश का हाथ पैर खोल दो, कपड़े पहना इसे और फटाफट गाड़ी निकालो। ये क्या बोला था दिनकर? तूने जो सुना वही मैंने सुना, फिर काय को पूछ रहा है? एक बार और फोन लगा ना उसको। ये बेड़ा साला इसका। अरे तू मेरा जात भाई होगा, गौरव मेरा शागिर्द होगा, सब अपनी जगह पर, और मेरी जान अपनी जगह पर। तेरे को भिड़ने का है ना, रंगनाथ से जाके भिड़, मेरे को छोड़। या फिर इंतजार कर, कबूल कर, पर इतना याद रख, गौरव के साथ जो भी होगा ना, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ गौरव को चाहने वाले उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग गौरव के साथ हुए घोर अन्याय के बारे में जानते हुए भी उसे अनदेखा, अनसुना कर रहे थे। और तीसरी तरफ गौरव के हत्यारे अपनी क्रूरता की नई मिसाल बनाने जा रहे थे। आइए विश्वा जी, ये बाप है लड़के की, दिलीप। क्या कहा इंस्पेक्टर ने? कहते हैं आत्महत्या की है मेरे गौरव ने। प्राइमा फेसिया तो सुसाइड ही लग रहा है। किस बेसिस पर? 11वीं साइंस का स्टूडेंट, गांव के बाहर लटकता मिलता है। जिसने 10वीं में अपने स्कूल में टॉप किया था, पूरे जिले में 5वें नंबर पर आया था वो। 10वीं में था वो, 11वीं का एग्जाम दिया अभी उसने। हो सकता है उसे रिजल्ट एडवांस में ही पता चल गया, प्रेशर झेल नहीं पाया, आत्महत्या कर ली। नया नहीं है, रोज का हम लोग के लिए। वो लड़का दूसरे बच्चों को पढ़ाता था, इसलिए पढ़ाई का एंगल वेंगल डाल के सुसाइड कहना मतलब कोई चांस ही नहीं है। आप मर्डर का केस रजिस्टर कीजिए। विश्वास जी, आप वकील भी है, सोशल वर्कर भी है ना, आप शायद वो पद्म भूषण या पद्मश्री जो भी है वो भी जीतना चाहते होंगे। ऑल द बेस्ट। पर मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या केस रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है? पूरी बॉडी पर मार के निशान है, खून बहा है, फिर आप सुसाइड कैसे बोल रहे हैं? आपने बॉडी देखी? और आपने देखकर भी अनदेखी की है। पोस्टमार्टम कब करवा रहे हैं आप? वो क्या है, कोई स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने, हो जाएगा पोस्टमार्टम। स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम? क्यों? सिर्फ इसलिए कि लड़का किसी बड़े घर का नहीं है?
हम ऐसे किसी भेदभाव में नहीं मानते, बोल देते। आज से पहले आपने कितने पोस्टमार्टम स्वास्थ्य केंद्र में करवाए इंस्पेक्टर? जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। जब तक आप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएंगे, डॉक्टर, इक्विपमेंट, शायद बिजली का इंतजार करेंगे, तब तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो भी जाएगा। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है, दूसरे गांव से भी लोग आ गए हैं, हमें जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। संभालो बात। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कहीं भी हो पोस्टमार्टम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। साबित तो सुसाइड ही होना है। इंस्पेक्टर, ये लटकने के निशान जरूर हैं, पर मौत इससे नहीं हुई है। तो ये सुसाइड नहीं है इंस्पेक्टर। कैसे? कोई एक्सीडेंटली अपनी ही एनस में गरम सलिया नहीं घुसेड़ता। क्या? कोई एक्सीडेंटली अपने प्राइवेट पार्ट्स गरम सलिए से नहीं जलाता। ये टॉर्चर के निशान है। अगर सुसाइड करना होता तो कोई अपने आप को पहले इतना टॉर्चर क्यों करता? एक्चुअली सब इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं थी। आप लोगों को अब तक क्रिमिनल्स को पकड़ लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इस लड़के का नहीं, इंसानियत का मर्डर किया है। सर, खबर मिली है कि रंगनाथ खुद इन्वॉल्व थे इसमें पर्सनली। उनकी बेटी का और इस लड़के का चक्कर चल रहा था। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. आप आइए सर, आइए। अब भी आप कहेंगे कि सुसाइड है? ठीक है, सुसाइड नहीं है। हम एक्सीडेंटल केस रजिस्टर करते हैं ना। खुश? खुश? एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में गरम सलिया डालकर उसका कत्ल किया गया है, और आप खुशी की बात कर रहे हैं। खुशी तो मुझे तब होगी जब आप ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि आइंदा कोई भी इंसान अपनी जात, अपनी ताकत के बल पर हैवानियत को अपना हक न समझे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं एक्सीडेंटल डेथ केस से, फिर अगर मर्डर लगेगा तो मर्डर का केस रजिस्टर करेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं रास्ता रोकने से, फिर पूरा जिला बंद करवाएंगे। देखिए, इतनी ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। इतनी जी हुजूरी भी ठीक नहीं है इंस्पेक्टर। ठीक है, अब हम शुरुआत करें इन्वेस्टिगेशन की। मर्डर का इन्वेस्टिगेशन? अब प्लीज आप इन लोगों को कहिए घर जाने के लिए, प्लीज। एफआईआर दर्ज करो मर्डर के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ। उन अज्ञात लोगों को हम सभी पहचानते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, कातिलों को पकड़िए, फिर हम लाश का क्रियाक्रम करेंगे। ठीक है? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर मर्डर केस रजिस्टर करने से झिझक रहा था, जबकि कोई अंधा, गूंगा, बहरा भी बता पाता कि गौरव का कत्ल किया गया है। ये झिझक, ये डर वो सलाखें हैं जो हमारे सिस्टम और सारे देश को 2 कदम आगे चलने के बाद 4 कदम पीछे खींचती हैं। जातिवादी हिंसा हमारे स्कूल में, ये आपसे किसने कहा इंस्पेक्टर साहब? गौरव के पिताजी ने एफआईआर में जिक्र किया है कि गौरव को जबरदस्ती स्कूल के बाहर उठा के लेके गए। बिल्कुल नहीं सर। तो फिर क्या हुआ था? सर एक्चुअली मेरे स्कूल में 10वीं, 11वीं, 12वीं की क्लास मैक्सिमम 10:30 बजे तक छूट जाती है। उसके बाद कुछ बच्चे घर चले जाते हैं और कुछ बच्चे यहाँ रुकते हैं। जो रुक जाते हैं उनमें से कुछ लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में जाते हैं। कल सुबह क्या हुआ था प्रिंसिपल साहब? एज यूजुअल अपने राउंड पे था तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स और गौरव के बीच में तू मैं हो रही थी। हाथापाई भी हुई? हाँ, कुछ ऐसा ही शायद। क्या हो रहा है? देखो, तुम सब ना सीनियर स्टूडेंट हो, ये करना शोभा देता है क्या? और अगर लड़ना इतना जरूरी है ना, स्कूल के बाहर आउट। आई सेड आउट। ये स्कूल के स्टूडेंट्स का कुछ आपसी छोटा मोटा झगड़ा था जिसे मैंने मेरे लेवल पे सॉल्व कर दिया, उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रिंसिपल झूठ बोल रहा था। उसे मालूम था कि उस सुबह उनके स्कूल में क्या हुआ था। सुमित, प्लीज रुक जाओ, मत मारो। रुकना तो इसे चाहिए था। ये छोटी जाति का लड़का हमारी बराबरी करेगा। हाँ, सबक तो सीखना पड़ेगा इसको। जो सिखाना है सिखाओ, लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के मालिक हैं। क्या मुझे पता नहीं कौन मालिक है और कौन नहीं? सरकार आती जाती रहेंगी, पर ये जात कभी जाएगी नहीं ना। हम आप सभी लोग तो एक ही जाति के हैं ना, और वो लोग भी। आप माई बाप हैं साहब, अब आपसे क्या छुपा है? मेरे सामने लड़के को घसीट कर ले गए, लेकिन अगर मैंने मुंह खोला
तो मेरी नौकरी तो जाएगी, मेरी जान भी जा सकती है। अरे दूध बात है क्या? तुझे चाहेंगे उसे मारेंगे वो लोग। तू घबरा मत, बिंदास बोल, कौन थे वो लोग? आप इस समय मुझे मत घसीटिए, मैं आपके पैर क्या कर रहे हो? पागल है क्या? या अपना ड्यूटी करो, कुछ जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। जाओ चल। गौरव के किसी से कोई दुश्मनी? कुछ देखा, कहीं कुछ सुना? गांधी जी के 3 मंदिर थे ना, वो तीनों अब मेरे अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी बुरा हुआ। बुरा देखा गया, कहा गया, सुना गया। देखो, हमें तुम्हें सबको पता है कि गौरव की हत्या की गई है, वो भी भयानक तरीके से। और ये भी पता है कि हत्या किसने की है। साहब, नाम तो आप भी नहीं ले रहे और बड़े साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? अगर बोलूंगा तो सजा मिलेगी। आपकी अदालत में नहीं तो साहब बड़े लोगों की अदालत में। और जिस चीज के करने से सजा मिले उसे तो पाप कहते हैं ना साहब। चले। सर, लड़का फौजी बनना चाहता था। तो ये क्या लगता है, फौजी बनने के बाद भी ऐसी हरकतें करता तो बख्श देते उसे? बहुत होशियार था। अरे पूरी होशियारी लगा था फौजी बनने में। ये इश्क विश्क लड़ाने के साले को फुर्सत कहाँ से मिली? सर, बेरहमी से मार दिया गया। बिरादरी की शान था। बिरादरी अभी भी जिंदा है, और अब ज्यादा उछले ना तो इतने पोस्टमार्टम करने पड़ेंगे कि मुर्दाघर में भी जगह नहीं बचेगी। इस सकाल पीड़ित जमीन पर खून की बरसात होगी। ये लड़के के घर वाले को बॉडी दे दो, बोलो क्रियाक्रम कर दे फटाफट, बिना कोई ड्रामा किए। लंबा चलेगा ये केस। केस बनेगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? हमने बात की, पूछताछ की पूरे गांव से, लेकिन किसी ने रंगनाथ के आदमियों को या रिश्तेदारों को गौरव के साथ नहीं देखा। आपने वो बाल्या से पूछताछ की जिसने उन्हें सबसे पहले देखा था? आपने पीड़ित के घर वालों से पूछताछ की? आपने रंगनाथ की बेटी प्राची से बात की जो पीड़ित गौरव के साथ स्कूल में बात किया करती थी? आपने सिर्फ उन लोगों से पूछताछ की जो डर के मारे अपने जमीर की आंखों को मूंद कर बैठे हैं। अब वो डर वर नहीं लगता? विश्वास जी, ज्ञान प्यारी नहीं है अपनी। आप मुझे धमकी तो नहीं दे रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फ्रेंडली सी वार्निंग दे रहा हूं आपको, आगाह कर रहा हूं। यहाँ की हवा भी चाहती बात है, गहरी सांस भी ली तो मर सकते हो। वो तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो आप गौरव के हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए। मैंने कहा तहकीकात में टाइम लगेगा। गौरव के अंतिम क्रियाक्रम में भी टाइम लगेगा। एक बार प्राची से बात करके देखिए केस कितनी जल्दी सुलझ जाएगा। अगर 1 घंटे के अंदर एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुए तो हम गौरव की बॉडी को यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर आएंगे और तब तक बैठेंगे जब तक एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हो जाते। नाराज हो मुझसे? क्यों? मैंने तुम्हें थप्पड़ भी मारा, हाथ पैर तोड़े तुम्हारे। वो लड़का था, गंद था। तुम तो खुद की मर्जी से उतरी थी ना गटर में, लेकिन हमें तो ये बात सारी बिरादरी में फैल गई। लड़की गंदी हो गई। मैं जैसा कहता हूं वैसा करेगी? क्या पापा? पुलिस आएगी तुमसे मिलने, कचहरी में सवाल करेगी, वही सिर्फ वही बोलेगी जो अपना वकील बताएगा। एक शब्द भी इधर नहीं उधर नहीं, वरना उसी पेड़ से तुम्हें लटकाऊंगा। गौरव और प्राची ने अपना अकेले ना मिलने का फैसला बरकरार रखा था। उस मनहूस दिन वो दोनों प्राची की सहेली सुधा के साथ उस क्लासरूम में थे। प्राची की सहेली के द्वारा प्राची का ममेरा भाई सुमित गौरव और प्राची के बारे में जान गया था, जिसने प्राची के भाई मिलिंद और पिता रंगनाथ को खबर कर दी थी। ये प्राची, चल जा अपने क्लासरूम में जा, चल। दादा मेरी बात सुनिए। चल निकल, चल। प्राची चल मेरे साथ, चल प्राची। नाखुशी सही, पर प्राची ने अपने पिता की बात मानी और गौरव को अपने दिल से नहीं तो कम से कम यादों से तो निकाल ही दिया।
और पुलिस को वही बयान दिया जो उसके पिता सुनना चाहते थे, और पुलिस वाला भी। पुलिस पर दबाव बढ़ता गया और आखिर गौरव के 5 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विश्वास जी, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तो क्रियाक्रम करा दीजिए गौरव का। उन 5 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? हाँ। क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब का फोन आया था। इस इलाके के पालक मंत्री ने भी फोन किया था। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए जनहित में गिरफ्तार हो जाओ। अब बेटा? हाँ, वो सही फैसला किया साहब आपने। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने और मेरे आदमियों ने उस कुत्ते के पिल्ले को खत्म कर दिया। ठीक है? उसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इसलिए गुस्से में आकर खानदान की इज्जत को बचाने के लिए, बिरादरी की शान के लिए मैंने उसे खत्म कर दिया। प्राची बेबी बयान देगी, करेक्ट बयान देगी। हमारा वकील लिखवा रहा है। हाँ, उसकी सहेलियां भी बयान देगी। सब कुछ सेट है, तो थाने चले। प्रिंसिपल साहब के खिलाफ भी आरोप है कि उन्होंने जो कुछ भी स्कूल में हुआ उन्होंने वो रोका नहीं और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग है। उसे इस सब से दूर रखो। जो हुआ सो हुआ। इसमें स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए। यह स्कूल हमारी बिरादरी के बच्चों के लिए बनाया गया था। स्कूल में छोटी जाति वालों को एडमिशन क्या दे दिया, सर पर चढ़कर बैठ गए। हमारी औकात क्या हो गए? कौन सहेगा? प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की जिद छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके बॉडी को शमशान घाट ले चलिए। सड़न शुरू हो गई है। कब खत्म होगी ये सड़न साहब? हाँ, कब? मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया था, जब तक वो फौज में अफसर नहीं बन जाता, जहाज नहीं चला लेता, तब तक वो उस लड़की से अकेले नहीं मिले। और मेरा बेटा कभी वादा नहीं तोड़ता। मेरा बेटा उस लड़की से बात करता था तो उसको जान से मारती, तो उस लड़की को क्यों नहीं मारा उन लोगों ने? आपके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं कानून का एक रखवाला हूँ, कानून बनाता नहीं हूँ। जहाँ सच में ये सब भेदभाव खत्म हो सके, ये जो आपका कानून है ना, ये बस हम पर पैदाइशी छोटे और कुचले होने का ठप्पा लगा देता है। फिर जिंदगी भर हमारी एक ही पहचान रहती, आरक्षण वाले लोग, निकम्मे, नाकाबिल। आप ही बताइए, इस बात का क्या मतलब है कि एक ओर तो हमारी रक्षा के लिए कानून बनाया जाता है और दूसरी ओर खुली छूट दी जाती है हमें कुचलने की। वो दिन कब आएगा साहब, जब किसी को लिखना ना पड़े कि वो किस जात का, किसी को डरना ना पड़े, किसी को पिटना ना पड़े और किसी को ऐसे मरना ना पड़े। कब हमें पैदाइशी छोटा नहीं माना जाएगा? कब हमें इंसान माना जाएगा? कब हमें इंसान माना जाएगा? सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उचित आईपीसी की धाराएं लगाकर। फिलहाल रंगनाथ और दिनकर बेल पर बाहर हैं। अपने 18वें जन्मदिन से सिर्फ 16 दिन दूर नाबालिग सुमित को जुवेनाइल रिमांड होम में भेज दिया गया। मेघना, गौरव की हत्या ने उसके माता पिता और उसकी बहन के अरमानों के पंख काट दिए हैं। आरोपी गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की संभावना काफी कम नजर आती है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में इज्जत और गरिमा की परिभाषा अक्सर घर की लड़कियों से शुरू होती है और वहीं खत्म भी होती है। हम माने या न माने, जातिवाद और सांप्रदायिकता चाहे अलग अलग मात्रा में ही सही, हम सब में कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। इस सब का सबसे ज्यादा लाभ होता है सत्ता के ठेकेदारों को, जो कम से कम समय में जातिवाद जैसे इस सामाजिक रोग को जड़ से खत्म करने की बजाय भेदभाव के इस माहौल को बनाए रखकर
इस रोग को और तकलीफदेह बनाते जाते हैं। वोट के साथ टीआरपी की भूख भी विभाजनात्मक विचारों और ऐसे लोगों को जानबूझकर पनपने में मदद करती है। जातिवाद को खत्म करने का हमारे या किसी के पास कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं, और हमारे इस क्राइम शो के दायरे में आरक्षण नीति जैसे गंभीर और विवादित विषय पर डिबेट करना शायद उचित नहीं होगा। पर जुर्म और हत्या जैसे जुर्म पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत मसले हों, हमारे देश का संविधान और कानून उनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अगर हर कोई इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी विचारधारा सामने रखेगा तो एक दिन किसी भी विचार को धारा बनाने के लिए शायद इंसान ही नहीं बचे होंगे। महात्मा गांधी के शब्दों में एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। महाराष्ट्र की एक कहानी है सही और गलत के कश्मकश की, और फिर उस कश्मकश के अंजाम की। ओए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस अभी आए, कुछ काम है। अरे स्कूल का टाइम हो रहा है। सुमित गगन हो क्या रहा है? अरे अनुज तू जाना, तेरे को बाद में बताते, ठीक है? आते, चल। मैं सुमित और ये मेरा दोस्त गगन। हम लोगों को ना अपन के एरिया का भाई बनना है, सबके ऊपर धतिंग करनी है। हम दोनों को रघु जैसा बनना है, रघु भाई जैसा। क्या दामू सेठ? रघु भाई कुछ ठंडा वंडा मंगाओ आपके लिए। अरे ये ठंडा वंडा छोड़, चल सीधे से गर्मा गर्म ढोकला निकाल। जोक मार रहे लगे सेठ? नहीं रघु भाई, अपन मारे क्या जोक? नहीं, एक मिनट रघु भाई, इस वक्त बस इतना ही है। चल ठीक है ना, अपन कौन सा तेरा पूरा दुकान लूट रहे है। सारा आइटम पार्सल करके घर भेज देना। इतना सर? ठीक है भिजवा दो, और साथ में बिल भी। बिल दामू सेठ देखना मांगता है ना कि तो फिर से जोक मार रहे है या ढंग का डोनेशन दे रहे है। सुमित एकदम बराबर बोला। अपना हीरो है रघु भाई, वो होती है लाइफ, और हम लोग घर से स्टार्ट हो गए। अजी सुनिए, चाय खत्म कीजिए और नहा लीजिए जल्दी से, नाश्ता बन गया आपका। अरे भाई रोज रोज की चाय है, नाश्ता है, नहाना है, फिर किस लिए रोज रोज का चिल्लाना है? बाय बाबा। बाय बेटा, मन लगा के पढ़ना। मैं डे शिफ्ट काम कर रहा हूँ सिर्फ तेरे कॉलेज के लिए, ठीक है बेटा? सुमित ने 250 मारा तो मैं पीछे कैसे रहता? ताजे ताजे फल ले लो, सेब ले लो, केला ले लो, पपीता ले लो, तरबूज ले लो। बाबा की ये लारी अपने लिए लॉटरी है। कर पाएगा ना ढंग से? ओ अंकल, ओ आंटी, ओ भाभी, ओ भैया आ जाओ फल ले लो, ताजा फल ले लो, केले लो, पपीते लो, आ जाओ। अच्छा है, बाजार जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौटता हूँ। जी बाबा। अब बाबा कहाँ केले पपीते गिनते बैठेंगे? मैंने बिक्री की 400 की और दिखाए 200। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन तू जिंदगी में लारी नहीं चलाएगा, पढ़े लिखेगा और अफसर बनेगा। एक कहावत है कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को सड़ा देता है। मतलब सड़ा सेब सबसे ताकतवर हुआ ना, अपने को वही सड़ा सेब बनने का है। क्यों ना पूरी ताकत वही सड़ा सेब बनने में लगा दे। ये रहा अच्छा सेब, हमारा अनुज, सीधा साधा पढ़ाकू। बुद्धू सही में मानता है कि मेहनत का फल मीठा मिलेगा, सेब की पूरी टोकरी खरीदेगा, जबकि औकात पाव किलो सेब की भी नहीं है। बेटा मेरे सेठ के अलावा भी लोग मुझे फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। तू पैसों की चिंता बिल्कुल मत कर, बस जान लगा दे पढ़ाई में। पापा मुझे भी काम सिखाओ, मैं काम के साथ साथ पढ़ूंगा। ना, तू आरी को छुएगा भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं। सीधे रास्ते मंजिल नहीं, मायूसी मिलती है। अब देखो इस अनुज को, अच्छा खेल रहा है पर इसे गोल मिलेगा ना, किस्मत गोल है इसे।
तेरा। यार सुमित, ये तो फाउल था, साफ साफ धक्का दिया तूने। अरे किधर रे, सिर्फ बॉल ही तो लिया मैंने। धक्का देकर बॉल छीना, समझा? ए अनुज, गोल तो हो गया ना, अब क्यों बॉल की खाल निकाल रहा है बे? गेम हो या लाइफ हो, सब जायज़ है। लेकिन चीटिंग चीटिंग है, गेम हो या लाइफ। अब हारने वाला चाहे जितना भी रोए, स्कोर तो नहीं बदलता है ना। चल चल भाई। जब दुनिया ही गोल है तो सीधा चलने का क्या मतलब? गारंटी है गिरने की। यार गगन, ये इधर उधर हाथ बहुत मार लिया, अब कोई बड़ा निशाना बनाते हैं। निशाना बनाने के लिए चिड़िया का है। वो रही चिड़िया। क्या चुगना है? उसका मोबाइल, जो कहीं भी हो सकता है, उसकी शर्ट में, पैंट में, हाथ में। वही तो ब्लाइंड गेम है मेरे भाई। चल, चैलेंज है तेरे लिए। मंजूर है। अरे काय करतोयस? सॉरी भाऊ, देखा नहीं। देखा नहीं मतलब अंधा है क्या? बोला ना सॉरी। क्या सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, एक धक्का और देने से सब ठीक हो जाता है। ये ले। अरे साला नालायक कुठला। क्या बात है दर्शन, अपन को समझ क्या रखा है? वैसे कोई काम की बात हुई? अपन को समझ क्या रखा है वे? पैंट किस जेब में रखा था, पहले धक्के में पहचान लिया। अरे और दूसरे धक्के में गोल। एक हफ्ते से रोज सुबह रास्ते से गोल हो जाते हो, फिर दिन भर स्कूल नहीं आते। वो क्या रहा है बे? हम लोग काम कर रहे हैं, काम। कैसा काम? कैसा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, काम काम होता है जो पैसा देता है। और आज तेरी पार्टी है। पार्टी? किस खुशी में? क्योंकि आज अपन लोगों का बहुत बड़ा काम हो रहा है। चाइनीज तो बनता है ना भाई। अबे इतने सारे पैसे कहाँ से है? अपन लोगों के पास एक पेड़ है जिस पर पैसा उगता है। अपन बस निशाना लगाते। ये फेंका पत्थर और ये गिरी हरी हरी नोट, गर्मा गर्म। ये ले, बाकी का रख ले, ऐश कर। बिल 520 का, 80 का टिप, कितना पड़ा? अनुज मेरे भाई, दिल जितना बड़ा उतनी बड़ी टिप। सुनो, बहुत हो गया दिल विल की बड़ी बातें, सीधे से बताओ काम क्या करते हो तुम दोनों? अबे वो तो हम तेरे को तब बताएंगे जब तू हमारा काम ज्वाइन करेगा। काम? कैसा काम? लोगों का वजन घटाने का काम। सीधे से बोलना गगन। देख अनुज, यार इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जेब में भर भर कर माल लेकर घूम रहे, और हम दोनों तो मिलकर बस उनका बोझ हल्का कर रहे हैं। साथ आएगा हमारे? अगर तू साथ आएगा तो एक गैंग बनेगी, टीम बनेगी, बहुत पैसा कमाएंगे बेड़ू। तुम दोनों पॉकेट मार बन गए हो? नहीं, सिर्फ पॉकेट मार नहीं, चोरी भी और सीना जोरी भी। तो बोल, हमारा काम ज्वाइन करेगा? देख अनुज, जो तुझे हम सिखाएंगे तो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। तू घर पर भी पैसे देगा और खुद भी ऐश करेगा, राज करेगा तो राज। सुमित और गगन बच्चे थे जिनके जवानी के कदम गलत राह पर पड़ रहे थे। वो दिन बहुत दूर नहीं था जब ये दोनों बुरे फंसने वाले थे, लेकिन उनका दोस्त अनुज उनकी फिक्र करने लगा था। अनुज को तकलीफ हो रही थी ये जानकर कि सुमित और गगन जुर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उन्हें रोकना चाहता था, सुधारना चाहता था, लेकिन क्या अनुज उन्हें रोक पाता? अनुज, क्या हो रहा है खिड़की के बाहर? कब से देखे जा रहा है? सब ठीक है ना अनुज? अनुज, किसी के साथ झगड़ा हुआ है? माँ, अगर कोई आपको आके कहे कि मैं स्कूल नहीं जाता, बाहर आवारागर्दी करता हूँ, चोरी करता हूँ, आपसे और पापा से झूठ बोलता हूँ, तो आप क्या करोगी? क्या बेहुदा बातें कर रहा है अनुज? बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है।
तो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों भरोसा है? माँ हूं मैं तेरी, जानती हूं मैं तुझे। और अगर मैं आपसे झूठ बोलता आया हूं तो? कैसी वाहियात बातें कर रहा है? क्या हुआ है तुझे आज? कुछ नहीं माँ, बस कुछ सवाल उठ रहे थे मन में, इसीलिए पूछा। अरे अनुज बेटा, कैसे हो? आज सुमित तो घर पे मिलेगा ना बेटा? राम काका, मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। हाँ बोलो बेटा। चल भाई, कपड़े बदल, शक्ल बदल और अच्छे बच्चे बनने का नाटक शुरू। सॉरी सुमित, सॉरी गगन, पर मुझे बोलना पड़ा। काय को बे? तेरे पेट में दर्द हो रहा था क्या जलन के मारे? खुजली हो रही थी, चुगली कर दी साले। यार ऐसा मत बोलो कि चुगली कर दी, मैं तुम लोग के भले के लिए बोला ना, तुम लोग गलत कर रहे थे। अबे गलत तो तूने किया है, जो हम दोस्तों के साथ गद्दारी करी है। पूरे भरोसे से तेरे को सब कुछ बताया, चाइनीज खिलाया, साथ रखा, और तूने क्या किया? चुगली। तुम लोग मेरे दोस्त तो इसलिए बोला, तुम लोग के अच्छे के लिए बोला। अगर मैं नहीं बोलता तो तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। अबे फंस तू भी सकता है अगर हम तेरी चुगली कर दे तो। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो तुम लोग मेरे घर पे क्या बताओगे? अबे तुझे किसी ने लाइसेंस दिया है कि डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत? चोरी करना गलत बात है, स्कूल डंडी मारना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, सबसे झूठ बोलना गलत बात है। इसमें कुछ सही कैसे हो सकता है? अबे तेरे घर से कुछ चुराया, तेरा कोई नुकसान करवाया? नहीं ना। छोड़ ना यार सुमित, ये हम जैसा है ही नहीं। तुम पहले ऐसे नहीं थे, सही थे, मुझे तुम जैसा बनना भी नहीं है। अबे तुम मत बनना, दूर रहे हम दोनों से। और हमारे घर पर पिन मारकर हमें मार खिलाने की क्या जरूरत थी बे तुझे? यही दोस्ती है तेरी? ऐसा नहीं है यार, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम्हारे भले के लिए किया, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अपने को ना अभी अपना प्लान बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये चिरकुट साला फिर से अपनी चुगली कर देगा। तो जाते हैं स्कूल, अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग करते हैं, स्कूल के बाद अपनी असली लाइफ जीते हैं, और फिर किसी का बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुज को बुरा लग रहा था कि उसके सच बोलने से
उसके दोस्तों की जमकर पिटाई हुई थी, लेकिन उसे लगा कि सुमित और गगन बदल रहे हैं और इस बात से अनुज खुश हो गया। अनुज को ऐसा लगने लगा कि उसके उठाए गए कदम की वजह से उसके दोस्तों की जिंदगी संभल गई थी। सुमित और गगन जुर्म की राह से बच गए थे, लेकिन सुमित और गगन बाज नहीं आए थे। वो बस सब कुछ अनुज से छुप कर करने लगे थे, अपने मोहल्ले के बाहर। अपनी सोच या अपनी करतूतें बदलने का उनका कोई इरादा नहीं था। अपने दोस्तों को सही राह पर लाने के लिए कोई किस हद तक जाए, कब कोशिश करना छोड़ दे और इस बात का यकीन करे कि अब वो दोस्त कभी नहीं बदल सकते। क्या उन दोस्तों के घर वालों को आगाह करना, इत्तला करना, दोस्तों की पीठ में छुरा भोंकना होगा? सुमित, गगन, ये और नहीं हो सकता, कह देता हूँ। हर बारी फाउल, हर बारी चीटिंग, ये कोई खेलने का तरीका है क्या? अबे यही तरीका है खेलने का। जब देखो फाउल फाउल रोते रहता है साला रोतड़ू। मैं रोतड़ू नहीं हूँ। अबे तू रोतड़ू है। तुम लोगों ने देखा? फाउल था, साफ साफ धक्का दिया इसने मुझे। फाउल तो था। धक्का मारा नहीं, धक्का लगा। और मर्दों वाले गेम ही है, धक्के वक्के लगते हैं। जानकर मारा होता तब होता फाउल। हर बारी गलती से धक्का नहीं लगता गगन। और हर बारी तो अपना मुंह फाड़ कर रो नहीं सकता, कभी कभी रोना बंद करके खिलाड़ियों की तरह खेलना पड़ता है अनुज। यार छोड़ो यार, मिट्टी डालो, चलो गेम शुरू करते हैं। अनुज, घर नहीं चलेगा? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा इंटर स्कूल का मैच है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हेलो, अपने अनुज को जिंदा देखना चाहता है क्या? कौन हो तुम? अबे तेरे को एक सीधा सवाल पूछा है, अनुज को जिंदा देखना चाहता है या नहीं? कौन हो तुम लोग? अनुज कहाँ है? ए शाणे, या तो फिरौती के पैसे इकट्ठे कर ले या तो चिता के लिए लकड़ियां, समझा? हेलो। साला अपन को सुधारने चला था, अब दिखाएंगे ईंट का जवाब पत्थर। अनुज घर आया क्या? नहीं, वो तो स्कूल से लौटने के बाद फुटबॉल खेलने गया था। लेकिन बात क्या है? वो फुटबॉल स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में खेलता है ना? हाँ, वही तो एक ग्राउंड है म्युनिसिपैलिटी का। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? सुनिए ना। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे। नहीं अंकल, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। हम जब घर के लिए निकल रहे थे तो वो प्रैक्टिस कर रहा था वहीं पर। उसने कुछ कहा था? वो कहीं जाने वाला था? नहीं अंकल। बेटा, अनुज के अलावा वहाँ और कौन कौन था? हम सब थे अंकल, मैं, विकास, मुश्ताक, चंदेर, सुमित, गगन, हम सब थे अंकल। कुछ बात है क्या अंकल? कुछ हुआ है?
हाँ अंकल, वो वहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। हम तो अपने अपने घर वापस आ गए थे। पर वो तो ग्राउंड पर है ही नहीं। क्यों बौखलाए हुए हो सुनील भाई? अरे गया होगा कहीं घूमता हुआ, लौट आएगा। जवान लड़का है, इतना परेशान होने की क्या बात है? जगदीश भाई, मुझे एक फोन आया था, बड़ा ही अजीब सा। आप कुछ बताएंगे भी? किसे फोन लगा रहे हैं आप? और अनुज कहाँ है? मुझे नहीं पता नीता, अनुज कहाँ है? किसी ने मुझे फोन करके बोला कि अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पैसे तैयार रखो। कौन है वो लोग? और अनुज उनके पास है? बोलो ना, बोलो ना, अनुज कहाँ है? शाम ढल गई, रात निकल गई, पर अनुज घर नहीं आया। बस 2 लड़के जानते थे कि अनुज कहाँ है, लेकिन उनकी जुबान पर तो ताला लगा हुआ था। मेरे पास भी आया था, मैंने भी मस्ती एड़ा बन के पेड़ा खाया। देखते अब कैसे ढूंढते अपने बेटे को। मोबाइल स्विच ऑफ है सर। फिरौती की रकम कितनी मांगी? रकम तो नहीं मांगी साहब, बस इतना बोला कि या तो पैसे इकट्ठे करो या फिर चिता की लकड़ियां। आपके बेटे अनुज के पास फोन है? नहीं साहब। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? परिवार में, काम की जगह पर, गांव में या मोहल्ले में? छोटा सा मिस्त्री हूँ साहब, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाता हूँ। कोई पैसों के लिए भला मेरे बच्चे को क्यों उठवाए? इसे क्या मिलेगा? देखिए सुनील जी, अगर कोई पैसे मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के लिए उठवाया गया। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है साहब। आप अपने बेटे की एक फोटो दे दो, हम तुरंत उसे ढूंढना शुरू करते हैं। और कल ही हम उन सब बच्चों से बात करेंगे जिनके साथ वो फुटबॉल खेल रहा था। देखिए, संभालिए अपने आप को, हौसला रखिए। हम आपके बेटे को सही सलामत वापस लेके आएंगे। सुनील कह रहा है सभी बच्चे घर लौट गए थे और अनुज यहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। सर यहाँ फुटबॉल तो है, पर अनुज गायब है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सिंह, ग्राउंड के चारों तरफ देखो, चप्पा चप्पा छान मारो। सर 3 से 5 हम लोग खेले, फिर हम लोग घर जा रहे थे तो मैंने अनुज से पूछा कि चल रहा है क्या। अनुज, घर नहीं चलेगा? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा इंटर स्कूल का मैच है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। सर वो हमारी स्कूल के फुटबॉल टीम में अच्छा खेलता है सर। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सुमित। और तुम्हारा? गगन। तुम दोनों अनुज की क्लास में हो? स्कूल में कुछ हुआ था? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? अनुज त्रिपाठी बहुत अच्छा स्टूडेंट है सर, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी, और बहुत ही शरीफ लड़का है। अब अनुज त्रिपाठी गायब कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर हम तीनों स्कूल साथ में आते जाते। जी सर, लोअर केजी से एक साथ पढ़े हम लोग। मतलब जिगरी दोस्त तो कह सकते हैं? जी। अच्छा, तुम लोगों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था? सर फुटबॉल मैच खेलते वक्त फॉल और चीटिंग को लेकर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। हाँ सर, कल भी तो हुआ था। थोड़ी देर तू मैं हुई, उसके बाद हम घर चले गए और वो वहाँ पर प्रैक्टिस करता रहा। तो जब तुम लोग घर लौट रहे थे उस वक्त अनुज ग्राउंड पर अकेला प्रैक्टिस कर रहा था? जी सर। हाँ सर। उस वक्त तुमने किसी को ग्राउंड की तरफ जाते हुए देखा? नहीं सर, किसी को भी नहीं देखा और ध्यान भी नहीं दिया। अगर तुम में से किसी को कुछ भी याद आए या कुछ भी सुनाई दे तो तुरंत हमें कांटेक्ट करना, ठीक है? जी सर। फिरौती का अमाउंट नहीं बताया, ना ही कोई फॉलो अप कॉल आया है। लेकिन सर इतनी गरीब फैमिली से कोई क्या फिरौती हट पाएगा? वो इकलौता लड़का है, उसका बाप खून पसीना एक कर रहा है उसे कॉलेज भेजने के लिए। अगर लड़के को कुछ हो गया तो क्या बीतेगी माँ बाप पे? हमें जल्द से जल्द इस लड़के को ढूंढ निकालना है। राइट सर,
वैसे जिस नंबर से कॉल आया था उसके रिकॉर्ड्स 1 आध घंटे में आ जाने चाहिए। अनुज ने कभी तुमसे कोई बात की? उसे किसी बात का डर था क्या? नहीं, उसे भला किस बात का डर हो सकता? याद आया, 10-1 दिन पहले वो बैकी से बातें कर रहा था, अजीब से सवाल पूछ रहा था। अजीब से सवाल मतलब? ऐसा लग रहा था कि वो हमारा बेटा है ही नहीं। अनुज ने कभी ऐसी बात की ही नहीं। अगर कोई आपको आके कहे कि मैं स्कूल नहीं जाता, बाहर आवारागर्दी करता हूँ, चोरी करता हूँ, आपसे और बाबा से झूठ बोलता हूँ, तो आप क्या करोगी? क्यों कर रहा था वो ये सवाल? मुझे नहीं पता जी। आपने पूछा उसे किसी बात का डर है, मुझे याद आया और मैंने बता दी। विजय कदम नाम है? जी हाँ सर, नंबर विजय कदम के नाम पर है, एड्रेस भी उसी का है। लेकिन एक अजीब बात है सर। क्या? पिछले 3 हफ्तों में इस नंबर से ये एक ही कॉल हुआ है। अगर फर्जी आइडेंटिटी नहीं है और विजय कदम वाकई में एग्जिस्ट करता है तो इसे हाजिर करो। अरे साहब, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मैं बता चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। फिरौती के कॉल वाले नंबर की तलाश पुलिस को उस शख्स तक ले गई जिसका फोन अनुज के दोस्त सुमित और गगन ने चुराया था। उसी फोन से इन दोनों ने अनुज के पिता को फोन कर फिरौती की मांग की थी और अब एक पूरी तरह से मासूम इंसान को पुलिस की कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर अनुज कहाँ है? साहब, 3 हफ्ते पहले मेरा फोन गुम हो गया था। कैसे? मालूम नहीं साहब, शायद कहीं गिर गया होगा या मैंने कहीं छोड़ दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा सर, पर गुम हो गया था। फोन चोरी हो गया, गिर गया या तूने कहीं छोड़ दिया तो किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो लिखवाया होगा? नहीं साहब, एक तो काम में इतना लगा हुआ था, दूसरा मुझे पता ही नहीं कि ऐसे कोई कंप्लेंट लिखी जा सकती है। 3 हफ्ते से तेरे पास फोन नहीं है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? साहब, अभी नया लेने ही वाला था। विजय कदम, जब तेरे जैसे बेवकूफ हमसे चालाकी करते हैं तो वो सबसे ज्यादा पिटते हैं। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, मैंने कभी उसका नाम तक नहीं सुना। हमारे पास कंप्लेंट लिखा गया है, एक बच्चा अगवा हुआ है और फिरौती की कॉल तेरे फोन से की गई है। साहब, मैंने किसी बच्चे को अगवा नहीं किया है। गलत बच्चे को अगवा किया है तूने। एक गरीब के बच्चे को अगवा करके तुझे कोई फिरौती नहीं मिलने वाली। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ साहब, पर आज तक कभी एक पैसा इधर का उधर नहीं किया। आप गलत आदमी को उठा लाए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने कहा जिस आदमी ने फिरौती के लिए फोन किया था उन्होंने उसे धर लिया, हमें तुरंत बुलवाया। और अपना अनुज, वो कहाँ है? मैं किसी अनुज को नहीं जानता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। इस विजय कदम को जानते हैं आप? नहीं साहब, कौन है ये? भाई साहब, हमारा अनुज कहाँ है? मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। इसी ने मुझे फोन किया था। जी, वो फोन इसी का है। हमारा बच्चा लौटा दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया। इसकी आवाज को पहचानते हैं आप? यही आवाज थी? मुझे याद नहीं है साहब। सिंह, कीमा बनाओ इसका, अपने आप याद आ जाएगा बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है। चलिए आप लोग। नहीं नहीं साहब, साहब मुझे मत मारो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मेरे बेटे को किसी ने गलती से उठा लिया होगा, कोई और समझकर। सुनील जी, हम लगे हुए हैं, कल रात से 1 सेकंड भी बैठे नहीं हैं। हम भी पूरी रात नहीं सोए साहब, और इसने तो एक बूंद पानी भी नहीं पिया। हमारी जान उसी में अटकी है, वो हमारा सब कुछ है साहब। सर,
लगता है पता चल गया। ये तो होना ही था, लेकिन किसने किया ना ये कभी पता नहीं चलेगा। नीता जी, आपके बेटे ने चोरी की बात क्यों की थी? किसी बात का डर था उसे? मुझे पता नहीं साहब, बस मुझे याद आया कि उसने ये बात की थी। हमारा अनुज बहुत ही सीधा लड़का है साहब। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई और खेल में लगा रहता है। वो कोई गलत काम नहीं कर सकता साहब। सर, सर सबसे पहले बॉडी हमारे प्यून विश्वास ने देखी है। तुम यहाँ हर रोज आते हो? फिक्स टाइम होता है साहब मेरा मोटर चालू करने। एक ही बार आते हो दिन में? दिन में 3 बार आता है, ये पहली दफा। उस शाम जब बाकी लड़के खेल के बाद घर के लिए निकल गए, किसी ने यह देखा नहीं था कि गगन और सुमित आधे रास्ते से मैदान की तरफ लौट गए थे। गगन, ये अनुज हमें सुधारने चला है ना, अब इसे सुधारने का वक्त आ गया है। ऐसा सुधारेंगे साले को कि फिर कभी चुगली करने लायक रहेगा ही नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये हमारे लाइफ में उंगली करता ही रहेगा। तो इस साले की लाइफ ही खत्म कर देते हैं। खल्लास। पक्का? 100% पक्का। इसका कीड़ा ऐसे ही निकलेगा। अगर ये रहा ना तो हम मारे जाएंगे। लौट आए तुम लोग? हाँ। खेलना है? हाँ, लेकिन फुटबॉल नहीं। क्या मतलब? देखो अनुज, तेरी लाइफ तेरी है और हमारी लाइफ हमारी। लेकिन ये बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है ना, इसलिए अपन लोग तेरे को समझाने के लिए आए। समझा? तुम्हें लगता है जो मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को कहा वो गलत है ना? मार पड़ी है हमें घर पे, तो लाइफ तो सही रास्ते पे जा रही है ना। मैंने जो भी किया तुम लोग के अच्छे के लिए किया। अब हम भी जो करने वाले हैं अपने अच्छे के लिए करने वाले। सर, स्कूल और फुटबॉल ग्राउंड के बीच सिर्फ एक दीवार है जो आसानी से फांदी जा सकती है। मोटर रूम के दरवाजे पर लॉक नहीं है और शाम के वक्त वहाँ सिर्फ एक ही आदमी रहता है, वॉचमैन, मेन गेट पर। अनुज वहाँ से तो दाखिल नहीं हुआ है सर, वॉचमैन से बात की मैंने। मान लो दीवार फांद कर भी आया हो, लेकिन फुटबॉल प्रैक्टिस छोड़कर स्कूल में क्यों जाता? और वहाँ उसका किसी ने गला क्यों घोटा, फिरौती की मांग क्यों की? सर वो विजय कदम, फोन का मालिक, लगता है इनोसेंट है, होटल में वेटर है। स्टाफ से बात की है मैंने, सबका यही कहना है कि उसका फोन वाकई में गुम हुआ था। जोशी, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब फुटबॉल ग्राउंड में ही मिलेंगे। कुछ तो हुआ था जिसके चलते वो लड़का अपनी माँ से अजीब सवाल पूछ रहा था, और उन सवालों में ही हमारे जवाब छुपे हुए हैं। वो लड़का अपनी माँ से ये पूछ रहा था कि क्या वो यकीन करेगी अगर कोई आके उससे ये कहे कि उसका बेटा चोर है, जबकि असलियत में वो लड़का बिल्कुल उल्टा था, सीधा पढ़ने लिखने वाला। तो फिर ऐसा सवाल क्यों सर? शायद कुछ ऐसा था जो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। अगर चौर में हिस्ट्री शीटर हैं तो उन्हें घसीटो बाहर, अपने खबरियों को भी काम पे लगाओ। अनुज या तो किसी चीज में इन्वॉल्व था या फिर कुछ जानता था। हमेशा की तरह गगन और सुमित अपने घर वालों के सामने ऐसे पेश आए जैसे कि वो बिल्कुल निर्दोष है। शोक में डूबे अनुज के माता पिता के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार उनके बेटे ने ऐसा किया क्या था। पुलिस ने इलाके के सभी हिस्ट्री शीटर्स की कड़ी से कड़ी इंटेरोगेशन की। इलाके के बदमाश रघु से भी पूछताछ हुई, जिसे अनुज के हत्यारे सुमित और गगन हीरो समझते थे, लेकिन उससे भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हो पाया। खबरियों का नेटवर्क भी कुछ ठोस सुराग सामने लाने में नाकाम रहा। केस में ब्रेक थ्रू तब मिला जब सुमित और गगन फिर एक बार पॉकेटमारी करने लगे, और इस बार पुलिस के खबरी ने उनका पीछा किया। साहब, एक सुमित गुप्ता है, एक गगन प्रसाद, ये दोनों ही अनुज त्रिपाठी की क्लास में पढ़ते हैं। इन दोनों से तो हमने बात की है। साहब, दोनों गोंडकेस बच्चे हैं। घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, रास्ते में पतली गली पकड़ लेते हैं, फिर सारा दिन लुक्का गिरी। क्या करते हैं दोनों? एक तो ये फूकना, फिर चोरी, कभी बटुआ, कभी मोबाइल, यही सब करते हैं साहब। और शायद ये बात अनुज को पता चल गई होगी।
तुम दोनों पॉकेट मार बन गए हो? नहीं, सिर्फ पॉकेट मार नहीं, चोरी भी। गगन और सुमित दोनों के माँ बाप को लेके आओ, लेकिन इन दोनों लड़कों को भनक नहीं होनी चाहिए। राइट सर। अनुज को भाई बोले 1 हफ्ता हो गया और कोई कुछ नहीं उखाड़ सका हमारा। दुनिया गोल है मेरे भाई, जो सीधा चला ना वो गिरा या मरा। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे गलत लाइन में जा रहे हैं? इस बार इन्होंने क्या कर दिया साहब? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे स्कूल जाने के बजाय सिगरेट फूकते हैं, आवारागर्दी करते हैं, चोरी करते हैं? किसी ने आके बताया था साहब। किसने बताया था? उस लड़के ने साहब। किस लड़के ने? वही त्रिपाठी का लड़का अनुज सर जो मारा गया। क्या किया है हमारे बच्चे ने साहब? अब ये तो वही बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। अबे तूने कभी अपना मुंह तो नहीं खोला था ना? नहीं यार, कभी नहीं। तो तुम यहाँ पर कैसे आए? पता नहीं यार, मुझे तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। अबे तो वही है जिसका हमने मोबाइल मारा था। इसी के मोबाइल से तो अनुज के बाप को कॉल मारे थे। उसका मतलब इस साल ने हमारी चुगली कर दी। सर, हमने अनुज का खून नहीं किया। खून? हमने कब कहा कि तुम लोगों ने खून किया है? गगन और सुमित ने अपने दोस्त अनुज की निर्दयता से हत्या की थी, लेकिन वो दोनों नाबालिग थे। पुलिस ने बड़े आराम से बातें करते करते दोनों से सच उगलवाया। देखो, मैं भी तुम्हारी उम्र का रहा हूँ। मैं उस गुस्से को समझ सकता हूँ जब आप कुछ कर रहे हो, मज़े मार रहे हो, लेकिन आपका कोई दोस्त आपके माँ बाप से चुगली कर देता है। वो जो आदमी था ना, विजय कदम, जिसका फ़ोन तुमने इस्तेमाल किया था अनुज के फादर को फ़ोन करने के लिए, उसने तुम दोनों को पहचान लिया है। देखो, मैं भी तुम्हारी उम्र का रहा हूँ। मैं उस गुस्से को समझ सकता हूँ जब आप कुछ कर रहे हो, मज़े मार रहे हो, लेकिन आपका कोई दोस्त आपके माँ बाप से चुगली कर देता है। वो जो आदमी था ना, विजय कदम, जिसका फ़ोन तुमने इस्तेमाल किया था अनुज के फादर को फ़ोन करने के लिए, उसने तुम दोनों को पहचान लिया है। देखो, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। अब बस तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? सर, हम दोनों को अनुज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बोलते जाओ। पुलिस ने सुमित और गगन का विश्वास जीत लिया और इस तरह सुमित ने सब कुछ बता दिया। गगन, सुमित, बेटा, एक खराब सेब पूरी सेब की टोकरी को खराब कर देता है। ये जो कहावत है ना, बिल्कुल झूठी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में होता क्या है पता है? अगर खराब सेब को सही वक्त पर सुधारा जाए तो उसकी भी जिंदगी सही हो सकती है, जैसे तुम्हारी भी हो सकती थी। जब अनुज ने तुम्हें समझाया, तुम नहीं माने तो उसने तुम्हारे माँ बाप को बताने का साहस भी किया, लेकिन तुमने उसकी नसीहत को चुगली समझा और खराब होते चले गए, सड़ गए और ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से खराब सेब को टोकरी से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और वो पिचक कर खत्म हो जाता है। एक खराब सेब भले ही कुछ अच्छे सेबों को बर्बाद करता है, पर वो खुद भी कभी आबाद नहीं हो पाता। अब तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि अनुज के माँ बाप को इंसाफ मिले और तुम लोगों की आंखों में और दिलों में पछतावा हो, जो अभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। पहले से शोक में डूबे नीता और सुनील को अब ये शौक मिला कि उनके बेटे का कत्ल किसने किया था और क्यों। गगन और सुमित के घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस हादसे की कैसी प्रतिक्रिया दें। वो मान ही नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चे क्रिमिनल्स बनने के सपने देख रहे थे और उन्होंने अपने जिगरी दोस्त को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो उन्हें भटके रास्ते से नेकी की राह पर लाने की कोशिश कर रहा था। निराशा में ऐसा लगना स्वाभाविक है कि काश अनुज ने सुमित और गगन को उनके हाल पर छोड़ दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन जिंदगी में ऐसे अनपेक्षित अपघात सही और गलत की लकीर को मिटा नहीं सकते। अनुज ने जो किया वो सही था, गगन और सुमित जो कर रहे थे वो गलत था क्योंकि वो जुर्म था।
अब देश का कानून तय करेगा कि वो शिक्षा और न्याय कैसे प्रदान करेगा। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद सुमित और गगन के माता पिता को और सतर्क हो जाना चाहिए था जब उन्हें अनुज द्वारा पता चला कि उनके लड़के बुरी आदतें और गलत रास्ते अपना रहे हैं। उन्हें सिर्फ दंड देने की बजाय जुर्म की तरफ उनके आकर्षण को समझना जरूरी था, उसे जड़ से खत्म करना जरूरी था। दुनिया के कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाए। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा भटक जाए तो अक्सर उनके पास उम्मीद और इंतजार के अलावा और कुछ नहीं होता। वो तड़पते रहते हैं सालों तक कि कभी न कभी उनका बच्चा संभल जाएगा, सुधर जाएगा। गगन और सुमित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 364 के तहत हत्या के उद्देश्य से अपहरण के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों को जुवेनाइल होम भेजा गया था, लेकिन इस वक्त दोनों बाहर हैं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। लेकिन याद रखिएगा, कल और परसों का क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड सीआईडी के बाद टेलीकास्ट होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।